हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट चैप्टर जैसे हमने देखा, काइनेमैटिक्स चैप्टर में मोशन का एनालिसिस किया जाता है यूजिंग सम मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स की मदद से हमने किसी भी तरह की मोशन का एनालिसिस करना सीखा। लेकिन उस चैप्टर में हमने ये नहीं जाना कि मोशन के कॉज क्या है, मोशन में आने वाले चेंजेस का कॉज क्या है। तो उसका आंसर है फोर्स। फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, फोर्स इज द कॉज ऑफ एनी चेंज इन मोशन। तो इस पूरे चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, हम फोर्सेस को डील करेंगे और फोर्सेस की वजह से आने वाले इफेक्ट्स को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। पहला टॉपिक फोर्स और उसके टाइप्स। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिसके अंदर कोई इलस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ जानकारी दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी फोर्सेस के टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फर्स्ट, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स सिंपली एक पुश या एक पुल को फोर्स कहते हैं, विच कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, या किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, या जैसे मैंने पहले बताया, मोशन में आने वाले चेंजेस या स्टेट ऑफ रेस्ट में आने वाले चेंजेस का कारण जो है, दैट इज फोर्स। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हम पहले भी डील कर चुके हैं वेक्टर्स चैप्टर में। तो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, ये ध्यान रखना है। इफेक्ट्स विच फोर्सेस में प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट, क्या क्या कर सकता है फोर्स? तो स्पीड को चेंज कर सकता है एक चलते हुए ऑब्जेक्ट की, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को बदल सकता है, दोनों को भी इकट्ठा भी चेंज कर सकता है। देखो, स्पीड क्या है? स्पीड है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, अपन जान चुके हैं इस बात को काइनेमैटिक्स चैप्टर में। मोशन की डायरेक्शन माने वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दोनों को बदलने का काम, या दोनों में से किसी एक को बदलने का काम जो है, वो फोर्स का है। इसके अलावा फोर्सेस बॉडी के शेप और साइज में भी कुछ चेंजेस लेके आते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, एक रबर की किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कंप्रेस करें तो उसकी शेप साइज डिफॉर्म हो जाता है। इवन रबर का ना भी हो, किसी और मटेरियल का हो, तब भी फोर्सेस की वजह से शेप एंड साइजेस में चेंज आते हैं। इवन आयरन की बॉल या आयरन के किसी ऑब्जेक्ट में भी शेप साइज में चेंज आते हैं ड्यू टू फोर्सेस। पिलर्स होते हैं, वो भी काफी सालों तक अगर खड़े रहे तो फोर्सेस की वजह से उनमें भी कुछ डिग्रेडेशन होती है, सब जानते हैं हम ये बातें। तो इस चीज को, ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट को हम एक अलग चैप्टर में डील करेंगे। इलास्टिसिटी एक चैप्टर आता है फिजिक्स में, उसमें उसकी वीडियोस में ये तुम्हें मिल जाएगा बाद में। तो दिस इज चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इस चैप्टर में हम इसकी कोई बात नहीं करेंगे, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम सारे ऑब्जेक्ट्स को रिजिड मानते हुए चलेंगे कि उनकी शेप साइज में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एकदम परफेक्टली रिजिड। ठीक है, इसके अलावा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है, वो होती है मास की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन की यूनिट। बेसिक बात, बचपन में भी एक फॉर्मूला आता है F=ma, जिसको हम इस चैप्टर में दोबारा डील करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। बट यूनिट को याद रखने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, मास की यूनिट kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गई कंबाइंड यूनिट, बन गई फोर्स की, जिसको न्यूटन भी कहते हैं, क्योंकि फोर्सेस पे सबसे ज्यादा जो रिसर्च की थी वो आइजैक न्यूटन ने की थी। जब पूरा चैप्टर तुम बोल सकते हो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नाम से ये सारे चैप्टर्स फेमस होते हैं। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, जो भी हम पढ़ रहे हैं, दिस ऑल इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो देखो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में चार कैटेगरीज में पूरे यूनिवर्स की सारे के सारे जितने भी फोर्सेस हैं, किसी भी तरह के फोर्स, चाहे मैं लगाऊं, चाहे तुम लगाओ कोई फोर्स, चाहे कोई और लगाए फोर्स, चाहे कोई पार्टिकल्स चार्जेस की वजह से फोर्स लगाएं, चाहे मासेस की वजह से फोर्स लगाएं, सारे फोर्सेस पूरे यूनिवर्स के, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के, चार कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर की ये चार कैटेगरी हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब थर्ड और फोर्थ जो है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले फोर्सेस हैं। तो इन चारों के पूरी डिटेल एकदम ये पूरी फिजिक्स में चलती रहेगी। ग्रेविटेशन का एक अलग चैप्टर है जिसको हम पढ़ते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर एक बस बेसिक जानकारी दी जा रही है, फोर्सेस क्या हैं और उनके बेसिक टाइप्स किस किस तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइप वन फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या कुछ बेसिक पॉइंट्स उसके बारे में।
तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मासेस। मास, पार्टिकल सब जानते हैं, हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, इवन चाहे प्रोटॉन हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, व्हाटएवर, उनके कुछ ना कुछ मासेस होते हैं। तो मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हर दो पार्टिकल्स के बीच में ये पाया जाता है पूरे यूनिवर्स के अंदर। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, पूरे यूनिवर्स में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट इज अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, जैसे तुम जानते हो कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, इलिप्स के, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रही है। कैसा होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पूरा अच्छे से डील करेंगे उसे। लेकिन अब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज स्टिल देयर। सन की वजह से एक अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो इवन नेपट्यून, प्लूटो जैसे प्लैनेट्स पे भी लग रहा है। तो तुम ये बोल सकते हो कि कोई भी एक हेवनली बॉडी है, कोई भी प्लैनेट है, चाहे कोई भी स्टार है, उनकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स जो हैं वो थियोरिटिकली अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पाए जाते हैं। तो वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स है पूरे यूनिवर्स में। अगर एक पार्टिकल ने या एक ऑब्जेक्ट ने ग्रेविटी क्रिएट की है, तो वो पूरे यूनिवर्स में हर पॉइंट पे उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। इट इज द वीकेस्ट फोर्स कंपेयर टू अदर फोर्सेस। मतलब अगर हम कोई भी दो बॉडीज को कंसीडर करें, तो दो बॉडीज के बीच में दो बॉडीज हैं मान लो, और उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है किसी एक इंस्टेंट पे, तो उनके बीच में बहुत सारी तरह के फोर्सेस लग सकते हैं, जो हमने पढ़े, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सारी तरह के फोर्सेस लग सकते हैं। उन चारों को अगर हम कंपेयर करें किसी एक सिस्टम के लिए, किसी एक पेयर ऑफ बॉडीज के लिए, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सबसे कमजोर होता है। ध्यान रखने वाली बात है, कितना कमजोर होता है उसकी हम इसी वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे कुछ भी हो, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है या किस तरह से वो एक्ट करता है। तो मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2, इनके मासेस हैं, इनके बीच में कुछ r डिस्टेंस है लेट्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि m1 m2 पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और ये m2 m1 पे वापस एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, कुछ इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऑल्दो मैंने यहाँ स्लाइड में इसका नाम नहीं लिखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर की मेजर डिटेल्स हम बाद में चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे बाद में। तो Gm1 m2 by r square इज द फॉर्मूला। G क्या है यहाँ पे? कैपिटल G इज द सिंबल ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी एक वैल्यू है दैट इज 6.67 into 10 raised to the power -11। तो अब ऐसा फोर्स क्यों है, इस बात का देखो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं क्लास 11th की, उसमें मैंने बताया था, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो के अंदर तुम देखोगे तो पता चलेगा कि लॉज जो होते हैं, लॉज के पीछे तुम ये नहीं पूछ सकते कि ये क्यों है, क्योंकि हमने जो ऑब्जर्व किया है इस यूनिवर्स को देख के, इस नेचर को देख के, वो जो चीज ऑब्जर्व हो रही है वो डायरेक्टली जब पेपर पे लिखी जाती है तो उसके पीछे हम वाई नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो चीज है जिसकी वजह से हम उसे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल्स होती हैं एंड थ्योरम्स होती हैं, उनके कुछ ना कुछ प्रूफ्स होते हैं, जैसे बोल दो कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होती है, जिनसे ये लॉज की मदद से हम उनको, थ्योरम्स को और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसके पीछे वाई का क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। तो Gm1 m2 by r square, मतलब जितना कम होगा मासेस के बीच में डिस्टेंस, उतना ज्यादा तगड़ा लगेगा ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और m1 और m2 मासेस के प्रोपोर्शनल है, जितने ज्यादा बड़े मासेस होंगे उनकी वजह से ज्यादा तगड़ा फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का। ठीक है, तो अगर हम अब यहां अपनी बात करें कि हम सब के आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चेयर, टेबल, फैन, बिल्डिंग्स, इतने सारी चीजें हैं, व्हीकल्स, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स हम पे कौन लगा रहा है ग्रेविटेशन का? क्या मार्स लगा रहा है, प्लूटो लगा रहा है, या अर्थ लगा रही है? तो हम बोल सकते हैं अर्थ से हमारा डिस्टेंस जो है, हम अर्थ के सरफेस पे ही बैठे हैं, तो सबसे बड़ी जो हेवनली बॉडी है नियरेस्ट हमारे, वो अर्थ ही है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो हम सबकी जिंदगी में एक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम नेट बात करें, जिस भी जगह पे हम बैठे हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर सिग्निफिकेंस रखता है, या नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगभग
अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स जितना है। तो अब अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है हम पे, उसको देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो देखो मान लेते हैं ये एक अर्थ है, मास इसका m है, ठीक है, m इज इट्स मास, r इसका रेडियस मान लिया। इनकी वैल्यू जो होती है लगभग, मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 6 × 10⁻24 kg होता है। रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी इसकी डाटा की हमें जरूरत पड़ती है तो एक गिवन होता है एग्जाम्स में। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर का होता है। तो अर्थ के आसपास मान लेते हैं यहां कोई एक पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेड कलर वाला, ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m, इसका मास है, और इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो हम ये बोल सकते हैं इसकी अर्थ के सरफेस से अगर हाइट h है, अगर इसके अर्थ के सरफेस से हाइट h है तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा r प्लस h, है ना। यहाँ ये C सेंटर से लेकर और इस A पॉइंट तक तो R डिस्टेंस, और A से और पार्टिकल तक ये डिस्टेंस H एक्स्ट्रा जो इसकी हाइट है सरफेस से। तो R प्लस H डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है मान लिया, तो इस पार्टिकल पे जो अर्थ फोर्स लगाएगी वही मेजर कंट्रीब्यूशन रखेगा क्योंकि अर्थ ही इसके नियरेस्ट सबसे बड़ी हेवनली बॉडी है, ठीक है, सबसे बड़ा मास है ऐसा कह सकते हो। तो इस पार्टिकल पे अर्थ की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो कुछ इस तरह का होगा, अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वैल्यू कितनी होगी उसकी, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसकी वैल्यू हो जाएगी Gm1m2, m1 की जगह अर्थ का मास डाल दिया, m2 की जगह पार्टिकल का मास डाल दिया, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम में स्फेरिकल बॉडीज के केस में सेंटर से डिस्टेंस देखा जाता है, तो सेंटर से डिस्टेंस इज r प्लस h का होल स्क्वायर। तो Gm1m2 अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसे मत रख लेना कि सर सेंटर ऑफ मास से देखा जाता है, कई बच्चे जो सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं तो ये बोलते हैं कि सर सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस देखा जाता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। सेंटर ऑफ मास, हाँ इस केस में स्फीयर के केस में तुम बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास C पॉइंट से और वहीं से डिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन इन जनरल ये स्टेटमेंट गलत है। सेंटर ऑफ मास से हमेशा डिस्टेंस देखने से कभी कभी गलत आंसर भी आ जाते हैं। क्यों, कैसे, या सही आंसर कैसे निकाले जाते हैं, वो चीजें हम डील करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। तो अर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स जो है इस पार्टिकल पे वो हो गया Gmm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर हम इस चैप्टर में अर्थ के सरफेस के आसपास वाले ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस ड्रॉ करने वाले हैं। तो उन फोर्सेस के अंदर ये जो H होगा, ये H वेरी नेग्लिजिबल होगा, मतलब इवन अगर तुमने कोई बॉल उछाल भी दी अर्थ के सरफेस से तो वो उछल के कोई बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जाती, ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर 10 मीटर हाइट तक चली जाती हैं चीजें। या अगर तुम इवन हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स की भी बात करो तो वो भी उनका जो भी हाइट रहती है अर्थ के सरफेस से, दैट हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। तो अगर ये H, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर ये बहुत छोटा है रेडियस के मुकाबले, 6400 किलोमीटर के मुकाबले, मतलब इवन 100 किलोमीटर ऊपर भी कोई चीज चली जाएगी तब भी 100 किलोमीटर भी 6400 किलोमीटर से तो बहुत छोटा है, तो उस केस में भी हम H को निग्लेक्ट कर सकते हैं R के कंपैरिजन में। देखो कोई भी चीज मैथ्स या फिजिक्स में निग्लेक्ट कब होती है, जब बगल वाली क्वांटिटी बहुत तगड़ी हो, और वो भी बगल वाली क्वांटिटी कब, जब प्लस माइनस में हो। तो R के कंपैरिजन में H बहुत छोटा है, तो हम इस फंक्शन को लगभग ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज इक्वल टू Gm1m2 Gmm अपॉन r स्क्वायर। अब इसके अंदर ये जो Gm बाय आर स्क्वायर है, ध्यान से देखो ये जो चीज है Gm बाय आर स्क्वायर, दिस Gm बाय आर स्क्वायर इज कॉल्ड एज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देख लो इसको, G कांस्टेंट है अपने आप में 6.67 10⁻11, m मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, r स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ, जब तक कुछ बहुत तगड़े भूकंप नहीं आते तब तक तो रेडियस का अर्थ भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो Gm और r स्क्वायर अपने आप में कांस्टेंट चीजें हैं जिसको हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जो हमने पूरी काइनेमेटिक्स चैप्टर में यूज किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज किया, 9.8 जिसकी वैल्यू। तो इन शॉर्ट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से लगने वाला जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज दैट कैन बी रिटन एज m इंटू जी। किसी भी स्मॉल m मास पे m इंटू जी का, स्मॉल m इंटू जी का फोर्स लगता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। किस डायरेक्शन में लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। नोट नंबर वन है, फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लाइंग नियर द अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ mg एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो पॉइंटेड डायरेक्शन होती है इसी को हम वर्टिकल डाउन डायरेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल डाउन का मतलब क्या है, देखो अगर तुम अर्थ पे खड़े हो अपने आसपास देखोगे तो वर्टिकल डाउन डायरेक्शन तुम ग्राउंड की तरफ पॉइंटेड बोलोगे।
अब यहाँ पे अगर इस ए पॉइंट पे मान लो कोई बंदा खड़ा है, अगर ए पॉइंट पे कोई बंदा खड़ा है तो उसके लिए ये टेंजेंट जो होगी, ये टेंजेंट टू द अर्थ जो होगी, ये सरफेस होगा ग्राउंड का, हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, और ये डायरेक्शन जो होगी दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल डाउन एंड दिस इज कॉल्ड एज, आसमान जो होगा उसका, यहाँ ए पॉइंट पे खड़े हुए बंदे के लिए आसमान इस तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इस डायग्राम में, जिसको वो वर्टिकल अप कहेगा। तो इस डायग्राम के अंदर वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन से कंफ्यूज नहीं होना, मतलब डाउन डायरेक्शन को वर्टिकल डाउन मत बोल देना इस डायग्राम में, क्योंकि ये अर्थ यहाँ पे बनी हुई है। अर्थ बनी होगी तो हम बोलेंगे रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में या सेंटर की तरफ पॉइंटेड डायरेक्शन को बोलेंगे वर्टिकल डाउन, सेंटर से अवे वाली डायरेक्शन को बोलेंगे वर्टिकल अप। तो mg वाला जो फोर्स है वो कहां लगता है, हमेशा वर्टिकल डाउन डायरेक्शन में लगता है या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। इसी फोर्स को वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ध्यान रखनी है बात, वेट और मास में क्या फर्क है। मास तो अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम अभी डिफाइन भी करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में, अगली एक दो वीडियोस में मास की भी डेफिनेशन या इनर्शिया की डेफिनेशन भी तुम्हें मिलने वाली है। बट वेट क्या है, वेट इज डिफाइंड एज फोर्स ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो अर्थ पे डिफाइंड है। बाकी किसी और प्लेनेट पे चले गए तो हम बोल सकते हैं किसी और प्लेनेट पे जो ग्रेविटी होगी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ये बदल जाएगी उस प्लेनेट के हिसाब से, क्योंकि उस प्लेनेट का मास और रेडियस बदल जाएगा। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं मून पे हमारा कुछ और वेट होगा, जुपिटर पे जाएंगे तो हमारा कुछ और वेट होगा। वेट बदल सकता है बट मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज कांस्टेंट एज पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन के हिसाब से। आइंस्टीन की बातें हम यहां नहीं कर रहे हैं अभी। स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर 2 नेक्स्ट, अनदर कॉमन यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज kgf, इसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। ठीक है, एक और यूनिट है, न्यूटन हमने देखा एक यूनिट होती है फोर्स की, ऐसी किलोग्राम फोर्स भी एक यूनिट है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑन 1 kg मास ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, 1 kg मास, अगर यहाँ रेड बॉल की जगह 1 kg मास होता तो अर्थ की ग्रेविटी उस पर कितना फोर्स लगाती, 1 इंटू स्मॉल जी का फोर्स लगाती। स्मॉल जी कितना है, 9.8 है, तो हम बोल सकते हैं 9.8 न्यूटन का जो फोर्स लगता 1 kg मास पे, उसी को हम 1 kgf करके लिखते हैं। कॉमन यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, मतलब जितने भी नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं उसके अंदर अगर कोई डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर डेफिनेटली न्यूटन में तुम्हें यूनिट्स मिलेंगी, ना कि kgf में। तो kgf जब भी कहीं मेंशन होगा तो तुम्हें दोबारा से ये बात बता दी जाएगी, अदरवाइज याद भी रख लो, छोटी सी बात है। 1 kgf इज नथिंग बट 9.8 न्यूटन्स। कभी भी कन्वर्जन करना पड़े तो इसको यूज कर सकते हो। आगे आते हैं टाइप 2 फोर्स। टाइप 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चीजें हैं, फोर्सेज हैं, इनकी पूरी अगर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो क्लास 12th के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं हमारे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। उसके अंदर हम इस फोर्स के बारे में और ये किस तरह की मोशन कॉज करता है पार्टिकल्स की, उसको हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड EMI एंड AC, बहुत सारे चैप्टर्स हैं 12th क्लास की फिजिक्स में, जिसको हम जिसमें ये फोर्स हम बहुत ही डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। अभी इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर चार्जेस, ये और गलती से लिखा हुआ है, और ड्यू टू देयर चार्जेस, चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव और इन एनी डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, कैसे चार्ज हैं और वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा। मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं है अट्रैक्टिव रिपल्सिव ही हो, किसी और टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में भी वो लग सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये वाला फोर्स भी लॉन्ग रेंज होता है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिटी तक कहीं भी लग सकता है ये, बट फिर भी ग्रेविटेशन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। ग्रेविटेशन क्योंकि हेवनली बॉडीज के बीच में, मतलब अगर कोई बहुत दूर स्टार है या कोई बहुत दूर कोई और प्लैनेट है तो उसके भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स धरती पे पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के इतनी दूर तक जो इफेक्ट्स होते हैं या फोर्सेस होते हैं वो काफी नलीफाई हो चुके होते हैं, उनकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस, मतलब ग्रेविटेशन के मुकाबले, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले ये उतना लॉन्ग रेंज नहीं है, बट फिर भी सिग्निफिकेंटली लॉन्ग रेंज है, थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है। इट इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में पानी भरा हुआ है या कोई और मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरह का मीडियम है,
तो इस फोर्स की वैल्यू बदल सकती है डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में, डेली लाइफ में अगर हम इसकी बात करें तो टेंशन, रस्सी के अंदर जो खिंचाव आता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्सेस जो इंसान लगाता है किसी और ऑब्जेक्ट पे, वो सारे फोर्सेस जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गए? तो तुम ये बोल सकते हो कि ये जो सारे फोर्सेस हैं ये लगते क्यों हैं? मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से लगते हैं। रस्सी के एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ फोर्स लगा रहे हैं, स्प्रिंग के एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ही मस्कुलर फोर्सेस भी हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे, हम भी एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो ग्रुप मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? बेसिक बात केमिस्ट्री की, बॉन्डिंग करके बनते हैं। तो उनमें कुछ ना कुछ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, चार्जेस की कुछ ना कुछ मोशन सभी के अंदर चल रही है, सभी लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स में भी। तो जितने भी वो फोर्सेस लग रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये सारे फोर्सेस, जिनमें से कुछ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो हम कहां आ गए। देखो सबसे पहले हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में सारी हेवनली बॉडीज को जाना कि भाई हेवनली बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, प्लैनेट स्टार्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन रखता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं धरती पे पाए जाने वाले या किसी भी प्लैनेट पे पाए जाने वाले, वो उनमें जो इंटरेक्शन हो रही है वो मेजरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की मदद से हो रही है। अब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब जानते हैं। एटम के अंदर क्या होता है? बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के कुछ क्लाउड्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। जितने न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास भी होता है। लेकिन अब न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। किसी भी न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर वो बनता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़े रखने के लिए, आपस में बाउंड रखने के लिए जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स, इनको हम कंबाइंड न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस के टुकड़े, न्यूक्लियस के टुकड़ों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, व्हिच कीप्स द न्यूक्लियस बाउंड इवन व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। याद करो बचपन में तुमने एक बात पढ़ी थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स हैं। जैसे आयरन के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो 26 प्रोटॉन्स हैं और 30 न्यूट्रॉन्स हैं। 26 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स। तो 26 प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर है। इमेजिन करो एक छोटी सी बॉल है, उसके अंदर छोटी छोटी छोटे छोटे 26 न्यूट्रॉन्स हैं। वो सारे के सारे 26 न्यूट्रॉन अगर रिपल्स और बिल्कुल बारीक डिस्टेंस पे हैं तो वो तो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, फिर भी न्यूक्लियस जिंदा है। क्योंकि न्यूक्लियस है तो एटम्स है, एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं तो ही जिंदगी है। तो प्रोटॉन्स की रिपल्शन को नाकामयाब कौन कर रहा है? फिर न्यूक्लियस कैसे जिंदा है? वो क्यों जिंदा है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कुछ स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ प्रोटॉन्स भी एज वेल एज न्यूट्रॉन्स भी, एज वेल एज प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पेयर भी एक दूसरे की तरफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगा रही हैं। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनकी पूरी डिटेल अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स करके एक चैप्टर आएगा, या न्यूक्लियस नाम से एक चैप्टर आएगा क्लास 12th में, जिसमें हम इस चीज को बहुत डिटेल में अंदर तक झांक के देखेंगे इसको। तो दूसरी बात, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये न्यूक्लियस के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। न्यूक्लियस के बाहर जैसे एक न्यूक्लियस के 5 मीटर की दूरी पे या 1 मीटर की दूरी पे या इवन 1 सेंटीमीटर की दूरी पे भी कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा होता। बहुत ही शॉर्ट रेंज है, केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। जैसे बोल दो इसकी जो रेंज है वो न्यूक्लियॉन्स के साइज के कंपेरेबल है, कंपेरेबल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो छोटे छोटे होते हैं उनका साइज जो होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में ही ये फोर्सेस पाए जाते हैं। मतलब दो प्रोटॉन्स को अगर तुम 1 मीटर दूरी पे रखो तो वो रिपेल ही करते हुए पाए जाएंगे। बचपन में जो तुमने पढ़ा वो एकदम सच पढ़ा। लेकिन अगर दो प्रोटॉन्स को एक न्यूक्लियस के अंदर 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे रखोगे तो उनके अंदर न्यूक्लियर फोर्स भी जिंदा हो जाएगा और
इलेक्ट्रिक रिपल्शन तो है ही है, इलेक्ट्रिक रिपल्शन से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स उनमें जिंदा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो एक न्यूक्लियस के अंदर बाउंड स्टेट में पाए जा रहे हैं। अगली बात, दैट इज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अगर हम किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में कंपेयर करें सारी तरह के फोर्सेस, एक ही पेयर के बीच में अगर कंपेयर करें सारी तरह के फोर्सेस, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे तगड़ा है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस, अगेन न्यूक्लियस के अंदर ही ये पाया जाता है, विच कॉजेज रेडियो एक्टिविटी इन सम न्यूक्लियाई। तो इसकी बहुत डेप्थ में हम बातें नहीं करेंगे, अगेन न्यूक्लियस चैप्टर में इसकी काफी डिटेल आती है जितनी हमारी सिलेबस में। तो रेडियो एक्टिविटी, कुछ केसेस में रेडियो एक्टिविटी का कारण जो है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे न्यूक्लियस के अंदर बड़े सारे तरह के खिलवाड़ चलते रहते हैं, जैसे एक न्यूट्रॉन जो है वो कभी कभी अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेता है। क्यों करता है? स्टेबिलिटी पाने के चक्कर में करता है, न्यूक्लियस ताकि स्टेबल हो जाए। तो उसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है। क्या होती है? अगेन न्यूक्लियस चैप्टर में उसको डिटेल करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। बस कुछ इस तरह का फोर्स है जो स्टेबिलिटी की को क्रिएट करने के लिए रेडियो एक्टिविटी कॉज करता है कुछ केसेस में। सन के अंदर तुम बोल सकते हो, इसका एक एग्जांपल, सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दो छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो कंबाइन हो होके बड़े न्यूक्लियस को पैदा कर रहे होते हैं। तो ये रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए और इतनी ज्यादा एनर्जी को लिबरेट करने के लिए जो सन में लिबरेट कर रहा है, तुम बोल सकते हो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ही उसे स्टार्ट करते हैं, यही उसके लिए जिम्मेदार है। इनिशिएशन जो होती है सन के फ्यूजन के प्रोसेस की या किसी भी तरह के फ्यूजन प्रोसेस की, वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से ही होती है। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब इसकी जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी बेहद कम है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो फिर भी न्यूक्लियॉन्स के साइज के कंपेरेबल रेंज में लगता है, ये इसकी जो रेंज होती है ये बहुत ही कम होती है, मच लेस देन द साइज ऑफ न्यूक्लियन। 10⁻⁻⁻15 मीटर से भी काफी कम डिस्टेंस पे ही ये एक्ट करता है। और रियल लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर हमें ये विजुअलाइज तो कभी नहीं हो सकता, केवल और केवल इसको हम पढ़ ही सकते हैं। When two protons are at a distance of 1 Fermi, when two protons are at a distance of 1 Fermi, Fermi क्या है? Fermi means 10⁻⁻15 मीटर। मान लो दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इनसाइड अ न्यूक्लियस, और 1 Fermi डिस्टेंस पे रखे गए हैं। देन द रेशो ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, तो सोच के देखो, प्रोटॉन्स रखे हैं, प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक रिपल्शन भी होगी, लाइक चार्जेस रिपेल वाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल दो उसे, और ये न्यूक्लियस के अंदर है तो ये दोनों भी होंगे, टाइप 3 टाइप 4, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। तो सारी तरह के फोर्सेस दो प्रोटॉन्स के बीच में पाए जाएंगे अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो उनका जो फील लेनी है अगर हमें कि कौन सा फोर्स कितना तगड़ा है, तो वो फील तुम इस रियल डाटा से ले सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू को अगर हम 1 कहें, रेशो देख रहे हैं हम जस्ट, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू को अगर 1 कह दो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिपल्शन होती है लाइक चार्जेस में या लाइक प्रोटॉन्स में, वो 10⁻⁻², मतलब 0.01, मतलब अगर यहाँ 1 का फोर्स है तो यहाँ 0.01 का जरा सा फोर्स लगेगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होगा दो प्रोटॉन्स के बीच में, वो और भी कम हो जाएगा, 10⁻⁻7 के ऑर्डर का हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो तुम देख ही सकते हो बहुत ही कम है, कोई उसकी इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। 10⁻⁻38, दैट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरली हम जब न्यूक्लियस पढ़ रहे होते हैं तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करते हुए चलते हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे होते हैं तब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर, तुम देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 10⁻⁻² के ऑर्डर का फोर्स है, 10⁻⁻38 की कोई औकात नहीं है 10⁻⁻² के सामने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सामने भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की उतनी वैल्यू नहीं है अगर हम किसी भी एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें। तो आई होप ये वीडियो में कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी बढ़िया, जिसके साथ ही चैप्टर स्टार्ट होता है अपना। और नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे किस किस तरह से फोर्सेस लगते हैं। डेली लाइफ की हम बातें करेंगे, डेली लाइफ में लगने वाले फोर्सेस जो होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में, कितने मैग्नीट्यूड में, इनकी हम बातें नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।